और बड़ी खबर इस वक्त सीवान से आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीण जहरीली शराब से करीब 6 से ज्यादा लोगों की मौत और कई लोगों की हालत गंभीर होने की बात कह रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीवान के डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले की जांच में जुट गए। वहीं कई गांवों में छापेमारी भी इस वक्त की जा रही है। अभी तक 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। इस घटना में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में हुई है। मृतकों में कौड़िया पंचायत के बसटोली गांव के 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ग्रामीण स्थानीय चौकीदार और पुलिस पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगा रहे हैं। चौकीदार सस्पेंड होना चाहिए। चौकीदार कौन होता है? कहने वाला कि लाश जला दीजिए, और बिना थाना प्रभारी के कहे हुए 5:30 बजे थाना प्रभारी को फोन किया गया है, 7 बजे डीएसपी को फोन किया गया है, 8 बजे यहाँ प्रशासन आई है। आपका नाम? अमरजीत सिंह। तो क्या आरोप लग रहा है कि यहाँ के स्थानीय थाना प्रशासन के मिली भगत से यहाँ दारू बिकता है? अभी कितने थाना प्रभारी भगवानपुर थाना क्षेत्र में अभी तक 15 आदमी का डेथ हुआ है दारू की वजह से। 12 घंटे के अंदर में मैंने आज हुआ, आज कल शाम से लेके आज सुबह तक 15 आदमी का डेथ हुआ है। जरूर कार्रवाई होगी और हमारे जो मृतक हैं उन पे जो भी हमारा जो भी प्रशासनिक या मेडिकल चेकअप हो रहा है, उसके अलावा जो भी मुआवजा वगैरह है या कभी इंडस्ट्री का जो भी मामला है, जो भी देना हम लोग को देना है मुआवजा, वो हम लोग अपनी तरफ से वीडियो के लेवल से या हमारे लेवल से रहे या हमारे जिला स्तर से वो सारे मुआवजा हमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो देखिए, लोगों का ये कहना है कि 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौत की जो संख्या सामने आ रही है उसकी आधिकारिक पुष्टि प्रशासन की तरफ से तो नहीं की गई है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार हमारे साथ इस वक्त बड़ी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, अब पुलिस की जांच क्या कहती है? मेडिकल टीम क्या ऐसे लोगों तक पहुंच पाई जो बीमार होंगे या उन्होंने सेवन किया होगा? सीवान के डीएम और इसकी गाँव में गए हुए थे और अभी भी ये नज़ारा हम सीवान सदर अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहाँ देख सकते हैं सीवान के डीएम और इसकी पूरी तरह से मौजूद है। यहाँ पे अस्पताल को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखा गया है, क्योंकि 5 लोगों की डेड बॉडी अभी सीवान सदर अस्पताल में आई है पोस्टमार्टम के लिए। वही और ग्रामीणों के माने तो काफ़ी लोगों की तबीयत अभी सीरियस है, लिहाजा अस्पताल में आ रहे हैं और वहाँ से रेफर किया जा रहा है। हम तस्वीर अंदर की तस्वीर से आप दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जो सीवान के डीएम और एसपी है सदर अस्पताल में आए हुए हैं, यहाँ पे जायजा ले रहे हैं किसी में गाँव में कोई आप देख सकते हैं। हम अंदर से कोशिश करेंगे। सीवान के डीएम और एसपी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं यहाँ की मौत किस वजह से हुई। ये तमाम जो जाँच है जाँच चल रही है और खुद सीवान के डीएम और एसपी आप देख सकते हैं यहाँ पे आकर जायजा ले रहे हैं। तो हम निर्देश दे रहे हैं, हम सीधे जोड़ते हैं सीवान के डीएम से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की बात सामने आई है। वहाँ के चौकीदार 2 चौकीदार हैं, उसको लंबित कर दिया गया और मत निषेध का थाना लोगों ने क्षेत्र में वहाँ पे भी हमारे एसआई और एएसआई पोस्टेड, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ सचिव मत निषेध विभाग के द्वारा भी एक घटना से भेजी जा रही है। जिला स्तर से हम लोग अपर कुमारता के नेतृत्व में प्रथम दृष्टि इंक्वायरी के लिए टीम का निर्माण कर रहे हैं। इस सरकार तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्रवाई भी की गई है, लोगों को लाया भी गया। साथ ही दोनों पंचायतों में हम लोगों ने अभी वर्तमान में भी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को रखा है। साथ में पंचायत में भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। यदि कोई व्यक्ति और बीमार पाए जाते हैं तो उनको बड़ी गति से अस्पताल या सीएचसी में लाकर उनका इलाज। सर मौत क्या है सर? कि आखिर ये शराब कहाँ से किस तरीके से कौन लोग हैं सर? ये इसमें मृत्यु का जो कारण है वो निश्चित रूप से पोस्टमार्टम और बाकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह मत शराब के कारण हुआ है, इसलिए जब तक पूरी जानकारी हम लोगों को दूसरा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अभी तक मौत क्या करा सर क्या आया है सामने? टोटल 4 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग ब्रॉड डेथ से, एक रेफर के क्रम में थे। हाँ, तो ये देख सकते हैं ये सीवान के जिलाधिकारी थे, सीधे तौर पे इन्होंने आधिकारिक पुष्टि अब हो गई है। 4 लोग की मौत की इन्होंने पुष्टि की है। मृत्युंजय, जरा ये बताइए कि इस वक्त इलाजरत कितने लोग हैं जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं?
जी देखिए, ये डीएम और एसपी की टीम गांव में गई हुई थी और वहां से सीधे यहाँ अस्पताल में लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे 5-6 लोग अभी एडमिट है और 2-3 लोगों को पटना रेफर कर दिया गया है। जैसे कि हमने जिलाधिकारी से बात की, साफ तौर पर कहना था कि 4 लोगों की मौत हुई है जिनका पोस्टमार्टम टेस्ट पर लाया गया है। वहीं कुछ लोग की और लोग भी जो काफी गंभीर है उन्हें लाया जा रहा है, इलाज की जा रही है। वहीं कुछ चौकीदार को सस्पेंड करने की बात सामने आ रही है। जी मृत्युंजय, ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे थे कि चौकीदार ये कह रहे थे कि शव को आप लोग जला दीजिए। कई गंभीर आरोप जो है वो थाना प्रभारी पर लगाया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि ऐसी जब घटनाएं सामने आती है तो एक तो पुष्टि बहुत देर के बाद से की जाती है और आखिरकार प्रशासन मानता है कि हाँ शराब से मौत हुई है। प्रशासन का लैप्स कहां दिखाई देता है? जी देखिए, वहाँ प्रथम दृष्टि में मामला आया हुआ है तो ये सबसे पाते हुए 2 चौकीदार को सस्पेंड किया गया था, जो कहा था कि डेड बॉडी जला दिया गया। जैसे हमारे सीमांत के अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि 4 लोगों की मौत हुई है और उन्होंने जो चौकीदार जिनकी सदस्यता थी उन्होंने कहा कि डेड बॉडी को जला दीजिए, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, जिलाधिकारी ने यह भी बात कहा कि अगर इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उन्हें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो स्थिति है, जो लोग गंभीर रूप से बिल्कुल, तो जो वरीय अधिकारी है वो कार्रवाई की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए, छपरा से बड़ी खबर, जहां शराब कांड में बड़ी खबर है। शराब पीने से बीमार 2 नए मरीज की पहचान हुई है। इब्राहिमपुर गांव में मिले नए मरीज, बीमार मरीजों की संख्या अब 4 पहुंच गई है। प्रशासन की टीम गांव में कैंप कर रही है, घर घर जाकर जांच में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। शराब पीने से एक की मौत हुई है। छपरा के डीआईजी पहुंचे हैं इब्राहिमपुर गांव। छपरा और सिवान इलाके का जायजा लिया गया है। कि बीते रात जो है 3 व्यक्तियों ने नशे का सेवन किया था और इन्होंने कहा जो नशीला पदार्थ इनको दिया गया था इनके जो चचेरे भाई हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया है और उसके सेवन करने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई है। अभी तो ये आउट ऑफ डेंजर लग रहे हैं। एक व्यक्ति के बारे में भी हम लोग सत्यापन और तफ्तीश कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर की। तो हरियाणा के अगले सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर दिया। अनिल विज, मनोहर लाल ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा था। नायब सिंह सैनी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला बने। विधायक सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम होंगे। विधायक सुरेंद्र चौधरी ने हिंदी में शपथ ली। विधायक सकीना ईटू ने मंत्री पद की शपथ ली तो विधायक जावेद अहमद राणा भी मंत्री बने। और अब बात एससीओ समिट से जुड़ी हुई, जहां भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का करारा हमला देखने को मिला है। एससीओ समिट में आतंकवाद पर एस जयशंकर की 2 टूक बात सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। एस जयशंकर की तरफ से इस बयान का सामने आना सीधे तौर पर भारत के रुख को साफ करता है। आतंकवाद और अलगाववाद के बीच व्यापार संभव ही नहीं है। कट्टरवाद से कहीं कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। सहयोग आपसी सम्मान पर निर्भर होना चाहिए। अब आपको सावधान करने वाली खबर दिखाते हैं। अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर से रोटी पर थूकने का वीडियो सामने आया है। चौकीसराय इलाके के खलीफा होटल का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि होटल में काम करने वाला रसोइया रोटी बनाते वक्त उस पर थूक रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिहादी मानसिकता रखने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल के कार्यकर्ता थाना सिटी कोतवाली पहुंचे और होटल सील करने और होटल संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की।
यूपी के गाजियाबाद में एक महिला ने अपनी घरेलू सहायिका पर रसोई में एक बर्तन में पेशाब करने और उससे आटा गूंथकर रोटी बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि घरेलू सहायिका रीना करीब 8 साल से उनके यहां खाना बनाने का काम कर रही थी। 14 अक्टूबर को उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा कि रीना रसोइया जो है वो इस तरीके से हरकत कर रही है और उसके बाद उसने उसी से ही आटा गूंथकर रोटी तक बना दी। हालांकि अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी की योगी सरकार ने खाने पीने की चीजों में थूकने, गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी। प्रस्तावित कानून में 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। सीएम योगी ने कल इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई जगह से ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें कहीं थूक, कहीं जूस, दाल और रोटी में खान पान की चीजों में दुकानदार थूकते हुए नजर आए। खबर यह भी कि अगले सत्र में सरकार इस बिल को पेश कर सकती है। सिर्फ यूपी ही नहीं, अब झारखंड से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। झारखंड के गढ़वा में गोलगप्पे के साथ लोगों को मौत बेची जा रही है। यकीन नहीं हो रहा है तो इन तस्वीरों को देख रहे हैं। ये वायरल वीडियो जिले के मचियाओं बाजार का है, जहां साफ देखा जा सकता है कि गोलगप्पे के आटे को पैर से गूंथा जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही स्थानीय लोग उग्र हो गए और गोलगप्पे बनाने वाले 2 दुकानदारों को घेर लिया। और जब लोगों ने गोलगप्पे के पानी को बनाने का प्रोसेस पूछा तो सुनने वालों के होश उड़ गए। तो दुकानदारों ने बताया कि वे गोलगप्पे में स्वाद को बढ़ाने के लिए हार्पिक और यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनते ही लोग और ज्यादा उग्र हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। आरोपी दुकानदारों को अपने साथ लेकर गई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों का नाम अरविंद यादव और सतीश कुमार श्रीवास्तव बताया गया है। हार्पिक डालता था कितना? वो 1 चम्मच डालते हैं, 1.5 पानी में डालता है। हाँ। गुपचुप में भी? हाँ, ये सब बना के देते सर। हम तो काम करते हैं। तुम काम करते हो? अच्छा। हाँ। कौन कौन कितना दिन से हार्पिक डाल रही है? सर मैं तो अभी 10 दिन हुआ तब आए हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा सतीश नाम है सर। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मंगन है। और वो जो हार्पिक डालते उसका क्या नाम है? घर कहाँ है? घर हमारा यूपी है। यूपी में कहाँ है? यूपी में ही है, कानपुर के आगे। और आज इस बीच बड़ी खबर, जहां आजसू की संभावित सीटों की लिस्ट सामने आ गई है। 11 सीटों पर आजसू की संभावित दावेदारी है। सल्ली, जुगसलाई, गोमिया, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़ ये विधानसभा की सीटें। इसके साथ साथ ईचागढ़, मांडू, डुमरी, मनोहरपुर, टुंडी, सल्ली और टुंडी सीट से चुनाव में सुदेश महतो उतर सकते हैं। तो आजसू की इन 11 सीटों पर तैयारी और 11 सीटों के जो संभावित नाम हैं वो भी एक एक कर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बार 11 सीटों को लेकर के जो फॉर्मूला है उसे तय करने की बात कही जा रही है, जिसमें डुमरी, मनोहरपुर, टुंडी जैसे विधानसभा की सीटें हैं। तो सिल्ली और टुंडी से चुनाव सुदेश महतो लड़ सकते हैं, खबर यह भी है। तो आजसू की संभावित सीटों की जो लिस्ट है वो सामने आ गई है। 11 सीट पर आजसू की संभावित जो दावेदारी है वो दिखाई दे रही है। तो इससे पहले भी लगातार बीजेपी से बातचीत चलती रही और ये फॉर्मूला जो है वो निकाला गया और इसके मुताबिक अपनी तैयारी आजसू ने की है। तो आजसू जो है वो महत्वपूर्ण सहयोगी बीजेपी की संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, आजसू की क्या तैयारी इन सीटों को लेकर के, कौन कौन सी संभावित सीटें? देखिए, संभावित चला है तो लगातार जो है डबल डिजिट यानी सम्मानजनक संख्या पर दावा कर रहा है। वो तस्वीरें अब छन कर सामने आने लगी है नंबर के रूप में। और 11 सीटों की जो लिस्ट हमारे सामने है, उन सीटों पर जो सूत्र बता रहे हैं कि 10 सीटों पर सहमति बन चुकी है और 11वें पर जीत जा रही है। जिसकी यहाँ पर जो टकराव कर रहे हैं या जिस सीट को लेकर जो कह सकते हैं कि अभी जीत जा रही है, उसको समझना थोड़ा जरूरी है कि देखिए, एक सीट ऐसी है जिस पर सिल्ली यानी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो इसी सीट से लड़ते आए हैं। उन्होंने जीत भी देखी है और इसी सीट पर अमित महतो से हार भी देखी है। ऐसे में इस बार चर्चा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सुदेश महतो 2 सीट से उतरना चाहते हैं। एक उनकी अपनी परंपरागत सीट सिल्ली है और दूसरी सीट टुंडी हो सकती है, जहां उनका मुकाबला
झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो, जहां अगर वहां से उम्मीदवार उनकी घोषणा होती है तो उनका टक्कर वहां से होगा। कुल मिलाकर अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये साफ हो गई है गलियारों में कि सुदेश महतो 2 सीट से इस बार चुनाव में उतरना चाहते हैं। वह सीट है सिल्ली और टुंडी। अब देखिए, कई सीटें ऐसी है जिस पर लगातार जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से आंसू का एक दबाव था बीजेपी पर कि उन सीटों तमाम सीटें उसे मिलनी चाहिए थी। खासकर 2019 की विधानसभा की कहानी को आप देखेंगे तो कई सीटों पर अलग अलग जो बिखराव बीजेपी और आंसू के कैडर वोट के हुए, उन तमाम जगहों पर जहां आंसू दूसरे नंबर पर रहा, आंसू उन्हीं सीटों पर अब दावा कर रहा है कि वहां चूंकि उसका कैडर वोट है, 2019 में पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, लिहाजा वो सीट उसे मिलनी चाहिए। वैसे तमाम सीटों की लिस्ट निकाल के इस पर दी गई है और उसमें जो छन कर जो तस्वीर सामने आई बिल्कुल। और संजय, एक सवाल ये भी है कि टुंडी सीट पर आखिर चुनाव सुदेश महतो क्यों लड़ना चाह रहे हैं और क्या बीजेपी उनके लिए सीट छोड़ेगी? देखिए, ये सवाल जो बहुत अपने आप में अहम है कि टुंडी सीट क्यों चाह रहे हैं। देखिए, हर सुदेश महतो चूंकि आंसू के शुरू में हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, लीडर हैं आंसू के, तो वैसे में वो भी इस बार चूंकि जो कहानी समीकरण देखिएगा कि एक तो जयराम महतो की पार्टी आई है, वो पार्टी भी दरअसल उसी जाति का नेतृत्व करती है जिस जाति का नेतृत्व आमतौर पर कहा जाता है कि आंसू पार्टी करती है। ऐसे में सुदेश महतो कोई सेफ रहना चाहते हैं या सेफ महसूस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिल्ली सीट हो। ऐसा कॉन्फिडेंस बार बार पार्टी को जाहिर किया जा रहा है कि सिल्ली से तो वो जीतेंगे, लेकिन कोई रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती। इसलिए सुदेश महतो चाहते हैं कि सेफ सीट टुंडी को भी रखा जाए, और जाहिर है कि जब वहां पर 2 सीटों पर होगा तो कम से कम ये जरूर फील करेंगे कि दोनों सीटों पर बराबर मेहनत करें, और बाद में जो परंपरागत सीट है सिल्ली, अगर वहां जीतते तो सीटों को वहां रखना चाहेंगे। लेकिन वो जिस कद के नेता हैं, पार्टी चाहती है कि कम से कम उनके सुप्रीमो इस बार कोई रिस्क न लें और 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे। लिहाजा चर्चा इस बात की अब तेज हो गई है, और शायद मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शायद इस पर पेच लटका है, क्योंकि आंसू में भी दावेदारों की कमी नहीं है। अगर ऐसे में सुदेश महतो 2 सीट से उतरते हैं तो जाहिर है कि देखिए, एक और बड़ी खबर थोड़ी देर पहले ही हमने चलाई है, तकरीबन 2 घंटे पहले, कि एक सीट है बड़का गांव, जहां पर चंद्रप्रकाश जो गिरिडीह से आजसू के सांसद हैं, उनके भाई रोशन चौधरी बीजेपी की सीट से बड़का गांव सीट से उतर सकते हैं। चर्चा इस बात की भी तेज है कि चंद्रप्रकाश चौधरी जो कि आंसू सांसद हैं गिरिडीह से, उनके भाई रोशन चौधरी वो उतर सकते हैं बड़का गांव से बीजेपी के टिकट पर। तो कुल मिलाकर कहानी इस बार ऐसी भी नजर आ सकती है इस सीट पर कि भाई आप हमारा बिल्कुल। संजय, तो अपनी दावेदारी भी 2 सीटों पर पेश किया है सुदेश महतो ने, और इसके पीछे अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस तरीके से तैयार होती है सुदेश महतो के डिमांड पर। और अब बात यूपी के बहराइच में हुए बवाल की, जिसमें पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। यूपी के बहराइच में हुए बवाल का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके 2 बेटे नेपाल भाग गए हैं। अब्दुल हमीद के बड़े बेटे पिंटू की नेपाल में ससुराल है, वहां शराब का कारोबार करता है। पुलिस अभी तक किसी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी ना होने से लोगों में रोष है। न्यूज 18 के पास उन 2 आरोपियों की फोटो है जिस पर बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। इन दोनों लड़कों पर आरोप है कि इन लोगों ने बंदूक से फायरिंग की, जिसकी गोली लगने से एक लड़की की जान चली गई और उसके बाद हंगामा बढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक लड़के के हाथ में बंदूक है, जबकि दूसरा लड़का नीचे घर से लगातार पत्थर और बोतलें फेंक रहा था। पुलिस को इन्हीं मुख्य आरोपियों की तलाश है। बहराइच के बवालियों की तलाश में एसटीएफ भी जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बहराइच के मुख्य आरोपी नेपाल भाग गए हैं। नेपाल में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की सराफा दुकान है। आरोपी अब्दुल हमीद के पास 12 बोर की सिंगल बैरल लाइसेंसी बंदूक है। अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे घटना के बाद से ही फरार हैं। तो बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल और एक लड़के की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि उसे 22 छर्रे लगे थे। मृतक की छाती और गर्दन में 22 छर्रे लगे हुए। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि मृतक के पैरों में भी चोट के निशान थे। बाईं आंख पर नुकीले हथियार से वार किया गया। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। पैरों के नाखून उखाड़ने की कोशिश की गई। शॉक
और हैमरेज से मौत की बात सामने आई है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा और बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया था, जिसके बाद से अब बिहार और झारखंड में सियासत तेज हो गई है। तो तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन यात्रा को 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि तेजस्वी की यात्रा 16 और 17 अक्टूबर को बांका और जमुई में तो होगी, लेकिन उसके बाद की यात्रा को स्थगित किया जाता है। आरजेडी प्रवक्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से झारखंड और महाराष्ट्र के साथ ही बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। उपचुनाव में तेजस्वी यादव की व्यस्तता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।